नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जो सीरीज़ है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आरंभ हो चुकी है। दोस्तों, संविधान सभा के इस सीरीज़ में हम लोग जो पहली टॉपिक चूज किए हैं उसका नाम है संविधान सभा, और संविधान सभा का शुभारंभ 1 जुलाई से हो चुका है। दोस्तों, संविधान सभा की जो चर्चा है उसे आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग संविधान सभा का भाग 3 पढ़ेंगे। दोस्तों, संविधान सभा में बहुत सारे तथ्य हैं, इसलिए इन तथ्यों की वजह से हम वीडियो को छोटा बनाते हैं ताकि जो तथ्य हैं डेली का डेली आप लोग याद कर सकें। संविधान सभा एक ऐसी टॉपिक है जिसमें बहुत सारे ऐसे तिथि हैं, बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं। यदि उन आंकड़ों को, उन तिथियों को एक दिन में पूरी संविधान सभा को ख़त्म कर दिया जाए, हालांकि वीडियो तो बड़ा बनेगा और संविधान सभा ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे आंकड़े हैं, बहुत से ऐसी तिथियां हैं जिसमें आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन होगा जिससे एक निरर्थक कह सकते हैं आप, वो वीडियो निरर्थक होगा, और अन्य कोचियों के द्वारा यही किया जाता है। इन सब कमियों को दूर करते हुए दोस्तों हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा फैक्ट डेली पढ़ेंगे, और इस तरह से संविधान सभा के सभी फैक्ट, सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और उन सभी पहलुओं को याद किया जाएगा। और याद करने के बाद ताकि आने वाले एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई भी संविधान सभा से समस्या हमारे जहन में न रह जाए। और हम यदि परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बगैर किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी परीक्षा में आप यदि सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए यह जो विषय है, यह विषय बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, तो चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और इस जो संविधान सभा का भाग 3 है उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 4 चीफ कमिश्नर इस प्रकार थे। 4 चीफ कमिश्नर इस प्रकार थे। दोस्तों, जैसा कि हमने कल बताया था कि जो चीफ कमिश्नरी उस समय की हुआ करती थी वो 4 थी, और वहाँ से 4 सदस्य संविधान सभा में चुनकर पहुँचे थे। तो वो 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहली थी अजमेर, जो कि वर्तमान समय में राजस्थान में पड़ता है। अजमेर एक चीफ कमिश्नरी थी। बलूचिस्तान दूसरी चीफ कमिश्नरी थी जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। हालांकि उस समय जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो पाकिस्तान और भारत एक ही में संयुक्त देश हुआ करते थे उस समय, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तीसरी जो चीफ कमिश्नरी थी वो कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, तीसरी चीफ कमिश्नरी थी। चौथी जो चीफ कमिश्नरी थी वो दिल्ली थी। दिल्ली तो वर्तमान समय में हमारे देश की राजधानी है। दोस्तों, चीफ कमिश्नरी ऐसे प्रांत थे उस समय के जो डायरेक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा उसमें शासन किया जाता था। जैसे वर्तमान समय में हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उस पर डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा शासन किया जाता है, उसी तरह से उस समय की चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी। हमारे यहाँ आज वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उस समय जो चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी वो 4 थी। वो चारों इस प्रकार है। अजमेर, मेरवाड़ा जिसे कहते थे, ज्वाइंट चीफ कमिश्नरी थी। फिर बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियां, संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा में जो प्रमुख समितियां हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उन समितियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो संविधान सभा की जितनी भी प्रमुख समितियां हैं वो आपके स्क्रीन पर दिख रही होंगी। जैसे कि पहली जो समिति है आपके स्क्रीन पे वो है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, यहाँ पर याद करने का एक ट्रिक है, जैसे संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति, संघ शक्ति समिति।
संघ संविधान, संघ विषय, संघ शक्ति, इन तीनों में हमें एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, वो शब्द है संघ। तीनों में कॉमन है संघ शब्द। और एक चीज़ इसमें भी कॉमन आपको क्या मिलेगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे, तीनों समितियों के अध्यक्ष थे। दोस्तों बात ये आती है कि समितियों की आवश्यकता उस समय क्यों पड़ी थी संविधान सभा में। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी संविधान सभा जब चुनकर आई और मनोनीत होकर, तो संविधान सभा के 389 सदस्य थे। तो दोस्तों बात ये थी कि संविधान सभा को बनाने के लिए जैसे केंद्र में क्या प्रावधान होंगे, राज्य में क्या प्रावधान होंगे, इस प्रकार से हर पहलू पे मौलिक अधिकार किस प्रकार से होंगे, जो संघ का संविधान होगा, जो प्रांत का संविधान होगा, उसके बाद अल्पसंख्यक जो हमारे यहाँ माइनॉरिटी है उनके लिए संविधान में किस प्रकार का प्रावधान किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जो है बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया और उसके अध्यक्ष और कुछ सदस्य बना दिए गए उसी संविधान सभा के सदस्यों में से। तो वही जो अध्यक्ष और संविधान सभा के सदस्य जो विभिन्न समितियों के सदस्य हुआ करते थे और अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको विभिन्न प्रकार का कार्य सौंपा जाता था। जैसे मान लीजिए मूल अधिकार समिति एक थी, वल्लभ भाई पटेल जिसके अध्यक्ष थे, इसमें बहुत सारे सदस्य थे। और बता दें आपको कि मूल अधिकार एक ऐसी समिति थी दोस्तों, मूल अधिकार समिति एक ऐसी समिति थी जो भारतीय संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी। मूल अधिकार समिति भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से दोस्तों जो प्रांत के विषय हैं, मूल अधिकार है, अल्पसंख्यक के लिए क्या संविधान में प्रावधान होगा, इन सबको विभिन्न समितियों में डिवाइड कर दिया गया, उसके एक अध्यक्ष बना दिए गए और उसमें कई सदस्य आ गए। तो इन लोगों को वो कार्य दे दिया जाता था और उन कार्यों को वो लोग करते थे। फिर बाद में उसके बारे में जो प्रावधान करते थे संविधान सभा के समक्ष रखा जाता था और संविधान सभा के समक्ष जब रखा जाता था तो संविधान सभा के सभी सदस्य एक मत से उस पर निर्णय लेते थे। ये उल्लेखनीय है कि उस पर एक मत से निर्णय लिया जाता था। जब सभी उस पर सहमत रहते थे तो उसके बाद उस प्रावधान को सफलतापूर्वक संविधान सभा में माफ़ कीजिएगा संविधान में ऐड कर दिया जाता था। तो इसी प्रकार से हमारे भारतीय संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनी थी। तो जो विभिन्न समितियां बनी थी जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, उन समितियों को हम पढ़ेंगे। तो जो महत्वपूर्ण समितियां हैं आपके स्क्रीन पर शो कर रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद संघ विषय समिति, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इन सब चीज़ों में संघ शब्द कॉमन है, अर्थात संघ का जो संविधान बना था, संघ का जो विषय था कि किस संघ में कौन कौन से विषय रखे जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ 3 विषय हैं वर्तमान समय में हमारे संविधान में, जैसे संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय और समवर्ती सूची का विषय। संघ सूची का विषय वो है जिसमें केंद्र के जितने भी अधिकार और शक्तियाँ हैं उनका उल्लेख उसमें किया गया है। और राज्य सूची में राज्य सरकारें जो हैं, हमारे राज्य जितने भी राज्य हैं उनकी जो सरकारें हैं उनके पास क्या अधिकार हैं, क्या वो राज्य के विषय में कर सकते हैं, उन सब के बारे में उसमें उल्लेख है। और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों कि दोनों का उसमें अधिकार है और किस चीज़ में केंद्र का अधिकार है, किस चीज़ में राज्य का अधिकार है, ये दोनों बातें उसमें पूरी तरह से स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं। तो दोस्तों ये इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। यहाँ पे 2 सरकारें पाई जाती हैं, एक सरकार संघ की होती है और दूसरी सरकार राज्य में होती है। तो दोस्तों ये सूचियाँ इस प्रकार इसलिए बनाई गई हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की यदि कोई समस्या हो, कोई विवाद हो, संघ और राज्य के मध्य यदि कोई टकराव पैदा होता है तो उन टकराव को दूर करने के लिए ये जो सूचियां हैं इनके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसका कौन सा विषय है। राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार दखल नहीं कर सकती और केंद्र सरकार की सूची में राज्य जो है सरकार वो दखल नहीं कर सकती। ये स्पष्ट रूप से संघ सूची राज्य सूची में लिखा है। और जैसा कि मैंने बताया कि समवर्ती सूची में दोनों के अधिकारों के बारे में उल्लेख है। तो दोस्तों संघ का जो संविधान था, संघ में कौन कौन से विषय आएंगे और संघ की जो शक्ति थी, इन सब की 3 समितियां बनी थी, संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति और संघ शक्ति समिति। और इन तीनों के अध्यक्ष कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शब्द आए तो आपको याद होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये समिति हो सकती है।
उसके बाद बात आती है प्रांतों के लिए। तो जो प्रांत के लिए संविधान बन रहा था, तो प्रांत के लिए किस प्रकार का संविधान होगा, कैसा उसमें प्रावधान होगा, और इन सब चीज़ों के बारे में जो भी बातें थी, वो एक समिति बनाई गई, प्रांत संविधान समिति। तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे देश के, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और प्रांत विषय समिति, अर्थात प्रांत जो होगा, हमारे देश में जो राज्य होंगे उसमें क्या क्या ऐसे विषय हैं, क्या क्या ऐसी शक्तियाँ होंगी जो राज्य सरकारों के पास होंगी। तो इनकी जो एक समिति बनी थी उसका नाम था प्रांतीय समिति। और इस प्रांतीय समिति को अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति, जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में 7 मौलिक अधिकार हैं, और ये जब संविधान में मूल अधिकार बन रहा था तो इसके एक समिति थी जिसका नाम था मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति जो थी, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे देश में मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया, भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। हालांकि जब मूल अधिकारों वाली टॉपिक आएगी तो वहाँ पे हम इसको पूरी तरह से अच्छे से बताएंगे, स्पष्ट रूप से बताएंगे कि इसे क्यों हटाया गया और इसके हटाने के पीछे क्या कारण था और किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। तो अभी फ़िलहाल हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मूल अधिकार जो समिति संविधान सभा में, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो संघ के लिए संविधान की जो समितियाँ बनी थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो प्रांतों के लिए बना था उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। तो मूल अधिकार समिति जो थी संविधान सभा में, वो संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति है। तो दोस्तों यदि कभी एग्जाम में पूछता है, परीक्षा में पूछता है कि भारतीय संविधान सभा में सबसे बड़ी समिति कौन सी थी, सबसे बड़ी समिति कौन सी थी, तो आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए कि मूल अधिकार समिति भारतीय संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अल्पसंख्यक समिति की बात आती है, माइनॉरिटी कमेटी। अब अल्पसंख्यक, जैसे हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज उस समय नहीं किया गया। क्यों नज़रअंदाज नहीं किया गया? क्योंकि संविधान सभा एक ऐसी संवैधानिक सभा थी, उसके बाद एक ऐसी लोकतांत्रिक सभा थी जिसमें सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व और उनके बारे में विशेष प्रावधान, हर चीज़ को पूरी तरह से ध्यान में रखकर हर संविधान को बनाया गया था। इसलिए अल्पसंख्यक समिति एक बनी थी, उसके भी अध्यक्ष हमारे लौह पुरुष माफ़ कीजिएगा वल्लभ भाई पटेल थे। तो वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अल्पसंख्यक का समिति का क्या काम था कि अल्पसंख्यक जो हमारे देश में माइनॉरिटी जनसंख्या है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, उसके लिए क्या प्रावधान संविधान में होगा, ऐसा प्रावधान करने का कार्य कौन किया था? अल्पसंख्यक समिति ने किया था। उसके बाद बात आती है कि अल्पसंख्यक की एक उप समिति बनी थी, अल्पसंख्यक की एक उप समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। उसके बाद आती है प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए कि संघ के जितने भी विषय हैं, जैसे संघ संविधान समिति, संघ विषय की समिति, संघ शक्ति समिति, इन सभी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। और प्रांतों के लिए जो समितियां बनी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे, जैसा कि ऊपर लिखा है यहाँ पे, प्रांतीय संविधान समिति और प्रांत विषय समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोस्तों इससे आप आकलन कर सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है संविधान सभा में, और इन्होंने भारतीय संविधान में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है, इसलिए इनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जैसे जो देशी रियासतों का विलय था भारत में, जैसे 3 देशी रियासतें उस समय की ऐसी थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जो एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रहना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास से ही उन तीनों देशी रियासतों को भारतीय नक्शे में शामिल किया गया।
तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जितने भी सराहनीय कार्य हैं वो संविधान में हमेशा के लिए अमर हैं और इन सभी कार्यों के लिए हम हमेशा वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं। तो दोस्तों अब हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं। तो अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं। उसके बाद आती है प्रक्रिया समिति। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दो और महत्वपूर्ण समितियां हैं दोस्तों, हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक थी झंडा समिति। झंडा समिति यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, झंडा समिति। झंडा समिति, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज इस कन्फ्यूजन को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं और इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूं कि दोस्तों जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद झंडा की एक उप समिति बनी थी। झंडा की एक क्या बनी थी? उप समिति। और इस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और झंडा उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे। उसके बाद आती है नियम एवं नियामन समिति। नियम एवं नियामन समिति ये भी एक महत्वपूर्ण समिति है। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि नियम एवं नियामन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा, हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इस समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के? नियम एवं नियामन समिति की। तो दोस्तों इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण समितियाँ थी हमारे संविधान सभा की, हम आप लोगों के सामने इन समितियों को लाए और रखे और इन समितियों को आप लोग याद करिए ताकि आने वाले एग्जाम में संविधान सभा की जितनी भी समितियां हैं उनमें से आप लोग कोई गलती ना करें। आप लोग याद रखिएगा, इसमें से मूल अधिकार समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर माफ कीजिए वल्लभ भाई पटेल थे और ये संविधान की सबसे बड़ी समिति संविधान सभा की। तो दोस्तों अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके अन्य पहलुओं पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप। भारतीय संविधान का प्रारूप सर्वप्रथम बी.एन. राव ने तैयार किया था अगस्त 1947 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था वो सर बी.एन. राव, बेनिगल नरसिंह राव के द्वारा तैयार किया गया था। बी.एन. राव का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है हमारे इस संविधान सभा में। बी.एन. राव एक ऐसे सदस्य थे संविधान सभा के जो किसी भी वेतन भत्ते को लेने से इनकार कर दिए थे। वो अपनी निःशुल्क सेवा दिए थे संविधान सभा में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं बी.एन. राव एक प्रशासनिक अधिकारी भी थे और इनके बहुत से ऐसे गुण थे जिनके बारे में हम कभी इनके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो हमारे संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? सर बी.एन. राव के द्वारा। उसके बाद जिसमें 243 अनुच्छेद थे। कितने? 243 अनुच्छेद थे। और कितनी अनुसूचियाँ थीं? 13 अनुसूचियाँ थीं। ये याद रखिएगा, कभी यदि एग्जाम में पूछता है कि बी.एन. राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था संविधान का तो उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आप लोग हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि सर बी.एन. राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, कितने अनुच्छेद थे? 243 और अनुसूचियाँ कितनी थी? 13। और पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी.एन. राव के द्वारा। आप आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति की स्थापना
29 अगस्त 1947 को हुई थी। प्रारूप समिति की स्थापना जो हुई थी वो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। और इस समिति की स्थापना किस लिए हुई थी? तो इसी प्रारूप पर मतलब जो BN राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। इसी प्रारूप पर चर्चा के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये तिथि आप लोग याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, बहुत साधारण सा प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? पांडुलेखन समिति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, यदि कभी एग्जाम में पांडुलेखन समिति के नाम से क्वेश्चन आ जाता है कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे या पांडुलेखन समिति की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोगों को ऐसा नहीं ब्लैंक होना है कि हमने इस समिति के बारे में तो कभी पढ़ा ही नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को हुई थी। और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों जो संविधान सभा थी हमारी, संविधान सभा का जो चिन्ह है वो क्या था? हाथी था। ये बहुत कम किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि जो संविधान सभा का चिन्ह था वो हाथी थी। और प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उसमें कितने सदस्य थे, तो आप लोग याद रखिएगा, उसमें कुल 7 सदस्य थे। उन सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इस प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद आते हैं N. गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद तीसरे व्यक्ति थे, ये हुए पहले, ये हुए दूसरे और ये हुए तीसरे। तीसरे कौन थे? कृष्णा स्वामी अय्यर। इनका पूरा नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये तीसरे सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, उसके बाद N. गोपाल स्वामी अयंगर और तीसरे जो सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद जो चौथे सदस्य थे दोस्तों, उनका नाम था K.M. मुंशी का पूरा नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। दोस्तों K.M. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी थे। एकमात्र कांग्रेसी से तात्पर्य यहाँ पर यह नहीं है कि इसमें केवल एक ही कांग्रेस के सदस्य थे, वो K.M. मुंशी, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों आपको बता दें कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे, लेकिन वे कांग्रेसी नहीं थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वे कांग्रेस के बैनर तले जीते थे, लेकिन वे कांग्रेसी नहीं थे। हालांकि आपको बता दें, जो K.M. मुंशी थे प्रारूप समिति के सदस्यों में से एक थे, ये कांग्रेसी थे। मतलब ये पूरी तरह से कांग्रेसी से ये विशुद्ध कांग्रेसी थे। कौन? K.M. मुंशी। तो दोस्तों इसमें कांग्रेस के और भी सदस्य हैं, लेकिन वे बैनर तले कांग्रेस के जीतकर संविधान सभा में आए थे। लेकिन कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता बहुत पहले से ली थी और ये पूरी तरह से विशुद्ध कांग्रेसी थे। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी या K.M. मुंशी कैसे सदस्य थे। यदि सत्य असत्य या किसी चीज़ में आपको पूछता है किसी प्रकार का प्रश्न, तो आपको याद रखना है कि ये ऐसे सदस्य थे प्रारूप समिति के जो कांग्रेसी थे। तो दोस्तों चलिए हम इनके अन्य जो सदस्य थे उनके बारे में अब चर्चा करते हैं। दोस्तों K.M. मुंशी, जैसा कि मैंने बता दिया कि K.M. मुंशी जो थे एकमात्र कांग्रेसी थे। कांग्रेस के तो और भी सदस्य थे, लेकिन वे कैसे जीत कर आए थे? कांग्रेस के केवल बैनर तले जीत कर आए थे। उनका कांग्रेस से कोई भी संबंध नहीं था, केवल कांग्रेस के बैनर तले जीत कर आए थे। लेकिन कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ऐसे व्यक्ति थे जो पूरी तरह से कांग्रेसी थे। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, जो 5वें सदस्य थे प्रारूप समिति के, उनका नाम क्या था? सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम था? सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। कहाँ पे? प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे, उसमें से यदि कभी एग्जाम में पूछता है कि एकमात्र मुस्लिम सदस्य का नाम बताइए, तो आप लोग याद रखिएगा, इनके नाम से भी स्पष्ट है, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। काफ़ी बड़ा नाम है, 4 वर्ड का नाम है, 4 शब्द का नाम है। तो ये क्या है? सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो आप लोग याद रखिएगा। 3 और मुस्लिम नाम देकर आपको कन्फ्यूजन में डालने का प्रयास किया जाएगा प्रश्न में, लेकिन आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो थे वो एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति थे। तो दोस्तों, अब 6ठे व्यक्ति कौन थे? एन माधव राव। एन माधव राव। हालांकि जो मूल प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो BL मित्र थे, लेकिन BL मित्र जो थे वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिए और बाद में तब उनके स्थान पर एन माधवराव आए। उसके बाद जो 7वें और अंतिम सदस्य थे उनका नाम था TT कृष्णाचारी। TT कृष्णाचारी मूल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। DP खेतान जो थे वो मूल प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन DP खेतान की बाद में मृत्यु हो जाती है, तो उनके पद को, उनके स्थान को भरने के लिए TT कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य के रूप में निर्वाचित या नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात याद रखिएगा, जैसा कि हमने ऊपर पहले बता चुके हैं कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से BL मित्र ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। त्यागपत्र कौन दिया था? प्रारूप समिति के सदस्य। किस सदस्य ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो वो BL मित्र थे। BL मित्र ने त्यागपत्र दिया था। अब किस कारण से? स्वास्थ्य कारणों से। उसके बाद दोस्तों, जो DP खेतान थे, DP खेतान साहब की मृत्यु हो जाती है, तब उनके स्थान पे संविधान सभा में TT कृष्णाचारी को लाया जाता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। अब एक ट्रिक है इन 7 सदस्यों को याद करने की, जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया, माधव TT को बुलाओ सादुल्ला। फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया, माधव TT को बुलाओ सादुल्ला। दोस्तों, जो हमें हरे रंग से जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं वो इन 7 सदस्यों के नाम हैं। जो ब्लैक पेन से हैं, इस ट्रिक में उनका कोई भी अर्थ नहीं है। तो दोस्तों, भीम से मैं बता दूं कि जो ये किसकी ट्रिक है? जो हमारे संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, उनके सभी सदस्यों के नाम याद करने की ये ट्रिक है। क्या है? भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया, माधव TT को बुलाओ सादुल्ला। तो भीम से दोस्तों क्या होगा? जो भीम थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भीम शब्द से यहाँ पे दर्शाया गया है इस ट्रिक में। उसके बाद बोले, भीम बोले, बोले का कोई अर्थ नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बोले का कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद आता है गोपाल। तो दोस्तों, भीम से कौन थे? भीम से बाबा भीमराव अंबेडकर, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। गोपाल से N गोपाल स्वामी अयंगर थे। कौन थे? N गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, माधव राव, TT कृष्णाचारी। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। और अंत में कौन है? सादुल्ला। सादुल्ला जो क्या थे? एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। को और बुलाओ, ये 2 ऐसे शब्द हैं, 3 ऐसे शब्द हैं, माफ़ कीजिएगा, बोले भी इसी में है। ये तीनों शब्द का कोई अर्थ इस ट्रिक में नहीं है। इसमें क्या है? भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव TT सादुल्ला। तो भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया, माधव TT को बुलाओ सादुल्ला। तो दोस्तों, प्रारूप समिति 26 नवंबर 1949 तक कार्य करती रही। कब तक? 26 नवंबर 1949। यह एक ऐतिहासिक तिथि है। इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि प्रारूप समिति जब तक संविधान अंतिम दिन तक बनकर तैयार नहीं हुआ, तब तक प्रारूप समिति कार्य करती रही। कब से? 29 अगस्त 1947 थे। 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 26 नवंबर 1949 तक ये अपना कार्य करती रही, जब तक कि संविधान पूरी तरह से तैयार नहीं हो गया।
तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 एक बड़ी तिथि है, इसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। संविधान दिवस कब से मनाया जाता है, इसका ऐतिहासिक कारण क्या है, संविधान दिवस के पहले 21 तिथि के रूप में मनाया जाता था, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी केवल इतना याद रखिए आप लोग कि 26 नवंबर 1949 तक ये जो प्रारूप समिति कार्य करती रही, और 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में। तो दोस्तों अगली जो पॉइंट है वो है संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला। क्या नाम था उनका, बेगम अय्याज रसूल। क्या नाम था, बेगम अय्याज रसूल नाम था। तो दोस्तों बेगम अय्याज रसूल ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। कितनी थी, 15 थी। तो उसमें से एक सदस्य कौन थी, बेगम अय्याज रसूल, और यही एक ऐसी एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो दोस्तों यदि एग्जाम में कभी पूछता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो याद रखिएगा उनका नाम था बेगम अय्याज रसूल। दोस्तों आखिरी बात आती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक भारतीय को, पूरे भारत के सभी नागरिकों को यह बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक नागरिक होने के नाते इतनी चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। इन्हें जनक कहिए, भारतीय संविधान का निर्माता कहिए, भारतीय संविधान का पिता कहिए, ये शब्द इनके लिए प्रयोग होता है। तो दोस्तों यदि एग्जाम में कभी पूछता है कि भारतीय संविधान के पिता या जनक या फिर निर्माता, ये तीनों शब्द में से कोई शब्द आ जाता है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कि इसके जनक कौन है, इसके पिता कौन है, इसके निर्माता कौन है, तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के जनक और निर्माता या पिता कोई भी शब्द आता है तो उसका अर्थ क्या होगा, उसका उत्तर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इन्हें ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, इन्हें ही भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, इन्हें ही भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे संपन्न होता है, और इसके अन्य पहलुओं पे, संविधान सभा के अन्य पहलुओं पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुछ हमारे मित्र थे हमारे दोस्त थे जिनका ये कमेंट आ रहा था कि जो नोट्स थी वो पूरी तरह से स्पष्ट दिख नहीं रही है। उस समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने इसमें सुधार किया। शायद अब आप लोगों को इस प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। दोस्तों इस प्रकार से यदि कोई भी समस्या आपको होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से संविधान सभा की एक और जो पहलू था वो समाप्त होता है। इसके आगे की जो चर्चा है वो हम लोग कल करेंगे दोस्तों। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों इसकी जो PDF है, इसकी जो नोट्स PDF है, उसको आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है दुर्गेश सर। दुर्गेश सर से आप सर्च करेंगे बिना स्पेस के तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा ये चैनल, और उस चैनल में जाएंगे तो जितनी भी चीज़ें आप डेली पढ़ते हैं उसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इसका जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल का, उसको आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और कल फिर मैं इसी समय पर लाइव आऊँगा। और दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सभी तथ्यों को याद करके आगामी एग्जामों में इस संविधान सभा के संबंधित किसी तथ्य से संबंधित किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।